Welcome to SMI classes for CBSE and Bihar Board by Mr. Ankit Kumar. चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। सबसे पहले तो हम इस पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है। यानी हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। यानी परिमेय और अपरिमेय बताना है। अब ये हमें 5 सवाल दिए गए हैं, इनमें परिमेय अपरिमेय बताना है। तो देखो, इस सवाल को हल करने से पहले छोटा सा बेसिक जान लो। देखो, आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, परिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो बटे के रूप में हो, जैसे कि 2/3। ठीक है, कोई भी बटे वाली संख्या या फिर कोई पूर्णांक हो, जैसे 4 हो गया या 0 हो गया, ये परिमेय है क्योंकि इनके बटे हम 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, जैसे 0.125, तो इसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 125 बटे और दशमलव का 1, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0। तो देखो, ये भी p/q यानी परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं शांत दशमलव को। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो एक चीज और होती है, जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा है, यानी कि ये पुनरावृत्ति वाली अशांत और आवर्ती, यानी अशांत है और साथ में आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसको भी हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3/9, यानी 1/3। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के अंदर कौन आएगा? अपरिमेय संख्याओं के अंदर ऐसे दशमलव प्रसार आते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, पूरी प्रश्नावली फिर आसान लगेगी। अपरिमेय संख्याओं के अंदर ऐसे दशमलव प्रसार आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी रैंडमली हमने एक दशमलव प्रसार लिया, जैसे 0 और हम 1, 2, 5, 3, 2, 6 ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, और अगला अंक क्या आएगा ये कोई निश्चित नहीं है, ना कोई रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है इसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, साथ में कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इसे हम अनावर्ती भी कहते हैं। तो अशांत अनावर्ती इसका पूरा नाम है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार का। और ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है इसको हम बटे के रूप में नहीं बदल पाते, यानी इसका p/q रूप पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं बदल सकते। तो यानी ये परिमेय कभी भी नहीं हो सकती, तो इसलिए इसे अपरिमेय कहते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि अशांत अनावर्ती को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जो करणी के भीतर लिखी हो, जैसे कि √2, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता बाहर, इसलिए √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 अगर हम देखें तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल आएगा और 2 के बटे तो हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय। तो √4 को तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब अपरिमेय में और क्या आएगा? √5 आएगा। ये भी हो सकता है, √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो जिसका वर्गमूल बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। अब ये तो आपको पता चल गया। अब इसके अलावा एक बात और समझ लो, फिर ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कि कोई भी दुनिया की अपरिमेय संख्या है, कोई भी दुनिया की क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप इसमें कोई भी संख्या चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, कोई भी संख्या, मैं 2 ले रहा हूं, कोई भी संख्या, तो जो आंसर आएगा वो अपरिमेय ही रहेगा। चाहे जोड़ दो और चाहे घटा दो, उसका आंसर क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा। उसी तरीके से दुनिया की कोई भी अपरिमेय संख्या आपके सामने हो, मैं अभी एग्जाम्पल से बता दूंगा आपको।
दुनिया की कोई भी अपरिमेय संख्या आपके सामने हो, उसमें चाहे आप किसी संख्या का गुणा कर दो या किसी संख्या का भाग कर दो, उत्तर हमेशा अपरिमेय ही रहेगा, कभी परिमेय नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आपको कोई अपरिमेय संख्या दी गई है तो उसमें चाहे किसी भी चीज से गुणा करो, चाहे किसी संख्या को जोड़ दो या माइनस कर दो, तो वो अपरिमेय ही आएगी। ठीक है, अब हमें इस चीज का बस ध्यान रखना है कि दो अपरिमेय संख्या जैसे √2 है और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे ये बाहर निकल रहा है, जैसे 2 और 2, √2 का √2 में जब गुणा करते हैं तो √4 हो जाएगा या इससे 2 बाहर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे बस ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कि सेम अपरिमेय संख्या गुणा कर दी है तो 2 बाहर आ रहे तो फिर वो परिमेय बन जाती है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, बाकी तो ये जो मैंने बताया है वो आपको क्वेश्चन से भी हल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूं, जैसे √2 मैंने ले लिया। अब √2 में आप चाहे 2 जोड़ दो तो भी वो अपरिमेय ही रहेगी, क्योंकि √2 अपरिमेय थी। अब √2 + 2 भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बोलो क्लियर हुआ? अब इसके अलावा √2 में अगर आप 2 का गुणा भी कर दो ना तो भी वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। इसके अलावा √2 में आप चाहे 2 घटा दो तो भी अपरिमेय संख्या है, चाहे √2 में 2 का भाग कर दो तो भी क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। समझ पा रहे इस बात को? यानी कि अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने पर वो अपरिमेय ही रहेगी। अपरिमेय संख्या में, फिर से सुन लो, अपरिमेय संख्या में अगर किसी परिमेय संख्या का आप चाहे योग करवा रहे हो, चाहे घटा रहे हो, चाहे गुणा कर रहे हो, चाहे भाग कर रहे हो, तो परिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने से वो परिमेय नहीं हो जाएगी, वो अपरिमेय ही रहेगी। अब देखो क्वेश्चन में आपको और क्लियर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आप आंसर क्या बताओगे? तो 5 क्या है? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इस बात को समझने के लिए यहां पे कई सारे, ढेर सारे ऑप्शन, यानी कि आपको विकल्पों में MCQs टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको बेसिक पता है जो मैं बता रहा हूं, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि ये क्या है? आप बोलोगे सर ये अपरिमेय संख्या। ये क्या है? √5 क्या है? आप बोलोगे सर ये अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये 2 क्या है? आप बोलोगे सर ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रूट नहीं लगा है और इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया, हमेशा के लिए लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अपरिमेय संख्या में इसी क्वेश्चन में आप लिख लेना कि आपको कोई अपरिमेय संख्या अगर दी जा रही है तो अपरिमेय संख्या में आप क्या कर सकते हो? किसी परिमेय संख्या को, किसी परिमेय, जैसे 2 है, परिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने, आप सीधा लिखो इस चीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को, यहां पे को लिखना था, को जोड़ने, कॉमा, घटाने, कॉमा, गुणा, कॉमा, भाग, कुछ भी कर दो, करने पर वह अपरिमेय ही रहती है। बोलो क्लियर हुई ये बात? वो क्या रहती है? अपरिमेय ही रहती है। ठीक है, क्या रहती है? अपरिमेय ही रहती है। अब ये बताओ कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप क्या सोचोगे कि सर ने बताया था कि अपरिमेय संख्या में चाहे जोड़ दो कुछ, चाहे घटा दो, वो क्या रहेगी? अपरिमेय ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी संख्या है
ये क्या है? अपरिमेय है। ये पूरी संख्या क्या है? अपरिमेय है। बोलो क्लियर हुआ ये? अगर क्लियर हुआ हो तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको जरा गौर से देखिए। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि कोष्टक में तो लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 23, ठीक है, हमने वो लिख लिया, ये लिखा है कोष्टक में, लेकिन बाहर लिखा है माइनस रूट 23। तो इसको पहले सॉल्व करना होगा। अगर हम देखें तो कोष्टक का यहां पे कोई ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि माइनस लगा है तो कोष्टक हटा देते। तो क्या मिलेगा? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, यही मिलेगा। ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 तो यहां पे कैंसिल हो गया है, तो बचेगा केवल क्या? 3। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो P बटे Q के रूप में आ सकती है। तो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही सवालों को हम हल करते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं ये वाला तीसरा, 2 रूट 7 और 7 रूट 7, ये क्या आप दिमाग लगा सकते हो? अगर आपको समझ में आया होगा थोड़ा भी तो ये बन जाएगा आप पे। क्या है? 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। क्लियर है ये चीज? अब यहां से कई बच्चे कहेंगे कि, और वो बिल्कुल सही कहेंगे कि सर रूट 7 से रूट 7 तो कट गया, ऊपर नीचे का बिल्कुल कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 2/7 बचेगा। यही बचेगा ना, 2/7। अब ये जो 2/7 है ये तो परिमेय संख्या है ना। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो ये मिल गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है बताओ? चौथा क्वेश्चन है 1/√2, यही दिया गया है ना। बस इसमें क्या करोगे? वही आपको दिख रहा है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? 1/√2 अपरिमेय संख्या। और एक क्या है? परिमेय संख्या है। बिल्कुल है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का चाहे जोड़ना करो, चाहे घटाना कहो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, ये भाग हो रहा है ना, वो क्या रहेगी? वो अपरिमेय ही रहेगी। यानी कि ये 1/√2 पूरी संख्या क्या है? अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद जो पांचवा है उसको देख लेते हैं। वो क्या है? 2π। अब इसको आप बताइए, किस किस बच्चे को पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? किस किस को पता है? कमेंट कर देना। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है ना? तो अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करो, वो क्या रहेगी? वो पूरी 2π संख्या अपरिमेय ही रहेगी। तो यानी 2π क्या है? पूरी अपरिमेय है। अब कई बच्चे कहेंगे सर पाई का मान तो हम 22/7 लेते हैं, और 22/7 तो एक भिन्न के रूप में है, यानी परिमेय के रूप में है। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि जो पाई की वैल्यू 22/7 हम लेते हैं, ये हम पाई का लगभग मान, अप्रोक्सीमेटली मान ले लेते हैं भिन्न के रूप में। बाकी पाई की वैल्यू ओरिजिनल होती है 3.14 और डैश डैश डैश, यानी कि ऐसे कई सारे अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये वैल्यू ज्यादा शुद्ध है। ये हम कुछ सवालों को साधारण तरीके से हल करने के लिए या लगभग मान प्राप्त करने के लिए ये मान हम ले लेते हैं। ठीक है? तो ये पाई भले ही अपरिमेय संख्या, लेकिन ये उसका परिमेय रूप है, ना कि पाई का पूरा मान है। ठीक है? लगभग मान है ये 22/7। नहीं तो कई बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करने लगते हैं मेरी ऑफलाइन कोचिंग में कि पाई तो भाई साहब अपरिमेय संख्या है, तो आपने कैसे कह दिया कि पाई का मान 22/7 जो कि एक परिमेय हो गया? तो उसका रीजन मैंने आपको बताया। ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है काफी बेसिक के साथ। अब एग्जाम में आएगा तो आप फोड़ के आ जाओगे, इसमें से बिल्कुल आप कोई भी गलती नहीं करोगे। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन यहां पे अच्छे से लिख लेते हैं। ये देखिए, अब इस तरीके का जब सवाल आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझना।
सबसे पहले हम जो दिया रहता है उसको एग्जाम में वैसे ही लिखना है, तो मैं थोड़ा लिख देता हूं दिया है, और इसके बाद जो कुछ भी दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो इतना सवाल लिखने में कोई भी दिमाग नहीं लगा है, जैसा था वैसा लिख दिया। अब देखो इसके आगे आपको करना क्या है। आपको इन दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा करना है। तो जब भी दो कोष्टक आपके सामने हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, ये पहले कोष्टक की जो पहली संख्या है इसको सबसे आगे लिखना है। देखना ध्यान से, पहले कोष्टक की पहली संख्या आपको यहां पे लिख देनी है, और ये जो दूसरा कोष्टक है इसके साथ में चिपका के लिख देना है। क्या है? 2 + √2। इतना कर लोगे, ठीक है। अब जो पहले ही कोष्टक की जो दूसरी संख्या बची है वो चिन्ह के साथ में लिखना है। इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। तो हम यहां पे प्लस और हम क्या लिखेंगे? √3 लिख देंगे। तो ये पहले कोष्टक की दूसरी संख्या लिख दी और फिर से ये दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दिया, जो कि है 2 + √2। इतना समझ आए? अब क्या करोगे? अब आपको बेसिकली गुणा करना है। इस 3 का गुणा इस 2 में भी करना है और इस 3 का गुणा इस √2 में भी करना है। तो पहले 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस। 3 का गुणा √2 में करोगे तो 3√2, क्योंकि ये करनी वाली संख्या है और ये बिना करनी की, ये तो गुणा नहीं हो सकता। नहीं तो तुम 3 दूनी 6 कर दो, ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि ये करनी वाली संख्या है और ये बिना करनी की है, तो दोनों को साथ में लिख दो कि भाई गुणा नहीं हो सकता लेकिन साथ में तो लिख सकते हैं। तो पहले संख्या लिख दो, फिर करनी लिख दो। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर प्लस लगा है तो प्लस। ठीक उसी तरीके से हम यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां √3 है और यहां 2 है। तो एक करनी वाली संख्या है और एक बिना करनी वाली संख्या है। तो एक काम करो, पहले संख्या लिख दो फिर ये करनी वाली लिख दो, क्योंकि गुणा तो हो नहीं सकता, अलग अलग है। अब प्लस है तो प्लस। यहां देखो ये भी करनी, अब देखो इसका गुणा इसमें तो कर दिया तो ये आ गया। अब इसका गुणा इसमें भी होगा, जैसे इसका गुणा इसमें हुआ तो ये आ गया, इसका गुणा इसमें भी हुआ तो ये आ गया। वैसे इसका गुणा कोष्टक, जहां तक कोष्टक लगा रहता है गुणा वहीं तक जाता है। तो इसका गुणा इसमें किया तो ये आया, अब इसका इसमें करो तो ये भी करनी और ये भी करनी, तो दोनों ही करनी में है तो गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसमें देखो, अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सब अलग अलग हैं। ये 6 है, ये तो √6 है, तो ये जुड़ नहीं सकता। ये दोनों भी नहीं जुड़ सकते क्योंकि जुड़ने के लिए करनी समान होनी चाहिए। यहां पे करनी 3 है और यहां पे करनी 2 है, तो अलग अलग करनी वाले हैं, तो ये जुड़ नहीं सकते। जैसे अगर ऐसा होता कि एक यहां पे लिखा होता 3 करनी 2 और प्लस लिखा होता 2 करनी 2, ऐसे लिखा होता तो करनी 2 यहां भी है और करनी 2 यहां भी है, तो 3 और 2 जुड़ जाते, 5 करनी 2 हो जाता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आएगा। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, इन दोनों का गुणा। अब हम ले लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, ये वाला। तो इसको क्वेश्चन को हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे। तो ये लिख लिया हमने। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो यही बेसिक से कर लो आप, दूसरा है थोड़ा सा दिमाग लगा लो। दिमाग कैसे लगाओगे? आपको पहले तो ये दोनों कोष्टक लिख लिए, जो भी हमें सवाल में दिया रहता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया और ये भी लिख लिया। अगर आप सवाल को ध्यान से पकड़ पा रहे हो तो यहां पे 3 प्लस करनी 3 है और यहां पे 3 माइनस करनी 3 है। बाकी सब कुछ सेम है, चिन्ह बस बदले हैं। तो अगर आप इसको उस नजरिए से देखो जिससे मैं देख रहा हूं कि इसको अगर हम A समझ लें और इसको अगर हम B समझ लें, तो इस वाले कोष्टक में भी A की वैल्यू 3 ही है और इस वाले कोष्टक में देखो B की वैल्यू हमने कितनी मानी है? √3। तो यहां भी B कितना है? √3 है। तो आप सिंपली ये देख रहे हो कि यहां A + B है और यहां A - B है, और जब भी एक कोष्टक में A + B हो और एक कोष्टक में A - B हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A² - B²। यानी एक सर्वसमीका होती है कि A + B और A - B हो
तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं याद है वो याद कर लेंगे। तो मैंने आपको बोला कि ये दो तरीके से हो सकता है। आप इस बेसिक से भी करिए कि पहले कोष्टक की पहली संख्या लिख के दूसरा कोष्टक लिख दो, फिर इसको लिख के फिर दूसरा कोष्टक लिख दो, वहां से भी हो जाएगा। लेकिन आपको ये सर्वसमीका से आप बच नहीं सकते। अगर आप गणित विषय में रुचि रखते हैं तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो देखो, तो जब आपको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया हो तो आप उसको a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख सकते हो। चलो बताओ, a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, माइनस b का मान कितना है √3, तो हम इसको √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हो गया ना a वर्ग माइनस b वर्ग के रूप में। अब इसको और सॉल्व करोगे तो 3 का वर्ग तो हो जाएगा 9, और माइनस और √3 का वर्ग क्या होगा। अब कई बच्चे इसी में सोचने लगेंगे, क्योंकि 9th क्लास है तो थोड़ा बहुत कम दिमाग चलता है। तो √3 का स्क्वायर का मतलब समझो कि √3 को हम गुणा में 2 बार लिख सकते हैं। √3 स्क्वायर का मतलब, अब √3 और √3 का गुणा करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा। कभी भी याद रखना, समान करने वाली संख्या जब आपस में गुणा करती है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। जैसे याद रखना, अगर आप √100 का गुणा अगर √100 में करोगे तो 100 बाहर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये पैटर्न सीधा याद रखो कि √3 गुणा √3 तो 3 बाहर आ गया। अब 3 का वर्ग ये 9 हुआ था और इसमें से 3 बाहर आ गया, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो, एक ही लाइन में आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बन जाएगा ना। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। काफी अच्छा सवाल है। इसमें भी एक सर्वसमीका यूज होगी। ये भी दोनों तरीके से हो सकता है। देखो, पहला तरीका तो बेसिक है जो मैंने बताया, इससे तो सभी सवाल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा बहुत सर्वसमीकाओं पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप बच नहीं सकते सर्वसमीका से। कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि सर्वसमीका लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये सवाल दिया गया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करोगे? बहुत आसान। सबसे पहले आप इसको लिख लोगे। पहले तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर, यही दिया गया है। इसको a मान लो, अगर इसको b मान लो, तो ये क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप ध्यान देना इस चीज को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो सर्वसमीका होती है वो होती है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। ये याद कर लो आप, ये सर्वसमीका। एक ये वाली भी याद कर लो, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर होता है एक बार धन और एक बार ऋण। ये दोनों सर्वसमीका अच्छी जगह लिख लो कॉपी में, और ये दोनों सर्वसमीकाएं जो है ये आपको याद होनी चाहिए। ये दोनों सर्वसमीकाएं आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई साहब, अब यहां देखो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा सकते हैं। चलो, a का मान कितना माना है √5 और b का मान कितना माना है √2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। चलो, a का मान कितना है √5, तो हम इसको इस तरीके से मतलब फैला के लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर। a वर्ग मतलब क्या होगा? a का मान क्या है? √5 ही तो दिख रहा है ना, और b का मान क्या है? √2 है, और इनका होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर कहीं लगा हो तो उसको इस तरीके से हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं। a वर्ग, a कितना है √5, तो √5 का वर्ग, प्लस है तो प्लस, यहां देखिए ये प्लस है ना तो प्लस लगेगा। अब b कितना है? √2 है, तो √2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2। a का मान कितना है? √5 है, तो √5 हमने लिख दिया कोष्टक में, और b का मान कितना है? √2 है, तो √2 भी लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान है। सर्वसमीका याद नहीं होगी तो थोड़ा सा टफ लग सकता है। आप अगर उसके केस में आप क्या कर सकते हो, इस कोष्टक को 2 बार लिख के जो मैंने विधि बताई थी उससे भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना सर्वसमीका से जल्दी आंसर आता है।
√5 का वर्ग करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, मैं बता चुका हूं। √2 का वर्ग करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से ये करनी वाली संख्या आपस में गुणा कर लेंगी तो 5 दूनी 10 और 2 यहां पे है तो 2√10 आ जाएगा। अब 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये भी संख्या है और ये भी संख्या है तो ये आपस में जुड़ सकती है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 + 2√10। और यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है, यही आपका आंसर होगा। आप बुक से मिला सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और हम अपना चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन। इसमें भी अगर आप गौर से देखो, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं जो दिया गया है, √5 - √2, यहां पे √5 + √2। अब अगर आप पहचान पा रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम यहां लिखी है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो ये भी a ही है और ये क्या है, b है। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा है, a - b लिखा है और ये a + b लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये सर्वसमीका आपने याद भी करना है। तो a² मतलब a की वैल्यू कितनी है, √5, तो √5 लिख दो, सिंपल सा है, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, माइनस b की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2 का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो √5 का स्क्वायर तो 5 बाहर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस लगा है तो 3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन दूसरा समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अपना जो तीसरा क्वेश्चन है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिकल है। तो इन्होंने पूछा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c है, वृत्त की परिधि c है और उसके व्यास जो कि d है के अनुपात में परिभाषित किया गया है। देखो, कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कि पाई का मतलब क्या है, तो मैं थोड़ा सा उनको समझाना चाहूंगा, फिर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको डीप तक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप वृत्त के बारे में तो जानते होंगे, ये वृत्त है, कोशिश करता हूं कि ये गोल ही बन जाए, ठीक है, फिर भी काम चला लीजिएगा। मान लीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त का आपको पता है कि केंद्र होता है और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का अगर हम डबल कर दें तो ये देखिए, ये त्रिज्या का हमने डबल कर दिया तो ये व्यास कहलाता है। और ये जो गोल चक्कर बनी हुई है परिधि है, परिधि एक प्रकार की लंबाई होती है, ये लंबाई है। अगर हम यहां से कट करके इस तार को फैलाएं तो ये सीधा तार बन सकता है, ये सीधा धागा बन सकता है। तो परिधि क्या है, जैसे इसी तार, मान लीजिए कि एक तार है तो इसको वृत्ताकार फॉर्म में मोड़ दो तो ये परिधि बन जाएगी। आप फील समझ पा रहे हो ना परिधि की। तो अब जो पाई होता है, जो पाई है, आर्यभट्ट ने पाई के बारे में बताया था कि जो पाई है वो बेसिकली क्या है कि परिधि और व्यास का अनुपात होता है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। यानी किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अगर हम भाग करें तो एक निश्चित वैल्यू आती है जिसे हम पाई कहते हैं, और इसका मान 3.14 के लगभग हम मानते हैं। हालांकि ये बदलता रहता है, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम 3 दशमलव के बाद 2 अंक तक सत्य मानते हुए 3.14 लेके सवालों को हल करते हैं, या कई सवालों में हम इसे 22/7 भी मान लेते हैं, जो भी ये 22/7 भी पाई की वैल्यू मानी जाती है। तो ये इसका परिमेय रूप होता है, ठीक है। और ये दशमलव रूप है और दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं, लेकिन ये शांत दशमलव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसकी अनंत वैल्यू है, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। दशमलव के 50 स्थानों तक अभी तक हमें पता है, उसके बाद भी आता रहता है, लेकिन हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया। चलिए, अब ये इस बात को छोड़ते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जब आपको पता है कि पाई परिधि और व्यास का अनुपात होता है, तो इस हिसाब से तो पाई जो है एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो कि इस अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई का जो मान है वो c यानी परिधि और d मतलब व्यास यानी परिधि बटे व्यास है।
तो अतः इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है, क्योंकि काफी कठिन भाषा है, मैं समझाता हूं। ये बोल रहे हैं कि आप एक तरफ तो बोलते हो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक तरफ तो बोलते हो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और एक तरफ आप उसको परिमेय के रूप में परिधि बटे व्यास लिख रहे हो, तो ये तो एक परिमेय का रूप है ना, अंश बटे हर का। तो ये दो बातें आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बात को समझाओ कि अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसा क्यों है, क्या आप इसका निराकरण आप किस प्रकार करोगे? तो आप सिंपल सी बात लिखोगे कि किसी भी वृत्त की जब हम परिधि नापने जाएंगे, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि परिधि, इस वृत्त की परिधि 4 सेंटीमीटर है, तो क्या वो 4 सेंटीमीटर एक्चुअल 4 सेंटीमीटर बिल्कुल क्या फिक्स 4 सेंटीमीटर है? बिल्कुल फिक्स है क्या ये 4 सेंटीमीटर? तो आपने कहा कि सर मैंने स्केल से नापा था 4 सेंटीमीटर ही था, आपने कहा। तो क्या आपसे त्रुटि नहीं हो सकती? हो सकता है कि वो 4.0000001 सेंटीमीटर हो। तो अब आप कहोगे कि सर इतना बारीक कौन नापेगा यार, मैंने तो देखा कि 4.0 है तो 4। तो वही बात यहां पे आती है कि जब भी हम यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम पाई बराबर परिधि की वैल्यू हमने 4.0000113 कुछ भी आता जा रहा है, ये कभी बदलता, मतलब ये कभी रिपीट भी नहीं हो रहा और कभी शांत भी नहीं हो रहा। और बटे व्यास की वैल्यू भी जब भी हम कोई चीज नापते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल फिक्स वैल्यू हो ही नहीं सकता कि फिक्स वैल्यू हो। तो इसके लिए भी कुछ मान हो सकता है, जैसे 3.2132 ऐसे आ रहा हो, लेकिन आपने 3 मान लिया उसको। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम परिधि और व्यास को लिखेंगे तो वो फिक्स वैल्यू नहीं होती, जिसके कारण हम उसे 4/3 बोलने लगते हैं। कहने का मतलब है कि 4/3 एक परिमेय के रूप में बोल रहे हैं, बल्कि वो है क्या, अपरिमेय। ऐसा वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगी, क्योंकि परिधि को अगर आप सुपर फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से बदलती हुई प्रतीत होगी, व्यास को आप एग्जैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से बदलती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब ऊपर भी बदल रही है नीचे भी बदल रही है, तो ये परिमेय नहीं हो सकती, ये क्या होगी, अपरिमेय। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, बहुत ही आसान भाषा में हम इसका आंसर लिखेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे कि दिए गए तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि परिधि और व्यास के मान पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं, अर्थात मापन में त्रुटि संभव है। अतः हम परिधि और व्यास के सन्निकट मान ही प्राप्त करते हैं, यानी कि करीब लगभग मान ही प्राप्त करते हैं। यथार्थ मान तो हमेशा आगे बढ़ता जाता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे अगर हमने स्केल से नापा कि इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 0 और 1 के बीच में छोटे छोटे 10 इस तरीके से लाइन होती हैं। ये मान लो 10 लाइन है। अब मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मैं आपने यहां का मापन किया यहां तक, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में भी तो जूम करोगे तो फिर से 10 लाइन मिलेगी छोटी छोटी, फिर वो 10 लाइन जो मिलेंगी उनके बीच में भी फिर से 10 लाइन होगी, फिर उनके बीच में। तो ये आप कहीं भी पेन रखोगे, जैसे आप कहोगे कि मैंने यहां तक नापा है, तो हो सकता है कि आप उसमें भी थोड़ा सा आगे निकल गए हो और फिर उसमें भी छोटी छोटी लाइनों में, तो आप उस चीज को समझ पा रहे हो ना। तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये मान पूरा शुद्ध ही है, जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से लिख लेना अपने नोट्स में पहले, तो ये देखो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अब ये क्वेश्चन एक प्रकार से बोला जाए तो रेखा गणित का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रकार की जरूरत पड़ेगी, देखो, और स्केल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से समझना। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटना पड़ेगा।
तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, ये देखिए अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे नीचे स्केल से हम क्या करते हैं, 9.3 है ना, 9.3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम कोई भी यहाँ से शुरू करते हैं 0 से, ये 0 है अपना मान लीजिए, और 9.3 यानी ये 3 दिख रहा है आपको, तो 3 यानी कि यहाँ पे कहीं हमने ये रेखाखंड बना लिया। ठीक है, ये अपना हो गया 9.3। पहला स्टेप यही होगा। तो जो भी स्टेप हमारे होंगे उनको हम लिखते भी जाएंगे। तो हम इस पेपर पे लिख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको इस पेपर पे निरूपण के पद हम लिखेंगे ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिख भी पाएं और उस चीज को यहाँ पे देख भी पाएं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखोगे। अब ये जो रेखाखंड है इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नाम दे देते हैं P, और इस वाले पॉइंट पे हम नाम दे देते हैं Q। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, पहला जो स्टेप हमने किया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम PQ बराबर 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका ये Q बिंदु आया है इससे 1 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु R लेना है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो ये देखो, यहां से हम एक 0 और 1, तो 1 सेंटीमीटर दूर हम ले लेते हैं एक बिंदु और इस बिंदु को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि R। ये R नाम हमने दे दिया। इतना समझ पा रहे हो? अब ये जो चीज हमने की है वो यहां पे लिख लेते हैं। ये देखो, बिंदु Q से 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु R लिया। अब आप चित्र में देख भी सकते हो कि कहां पे लिया है। ये देखो, तो यहाँ पे कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये 1 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। अब हम जो P है और जो R है, PR पूरे रेखाखंड का मध्य लंबवर्धक खींचते हैं ताकि मध्य बिंदु मिल सके। तो लंबवर्धक खींचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रकार चाहिए होगा। तो ये रहा अपना प्रकार। अब इसमें हम क्या करेंगे, लंबवर्धक खींचने का जो प्रोसेस है वो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। जिस भी रेखाखंड का हमें लंबवर्धक खींचना है उस रेखाखंड की आधे से ज्यादा लंबाई के प्रकार को फैलाना है। ये देखो, आधे से ज्यादा फैला लिया, आधे से तो ज्यादा ही ना, कितना भी हो सकता है, बस आधे से ज्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर चाप लगाना है बिंदु P पे रख के, और बिंदु P पे ही नोक रख के नीचे चाप लगाना है, जो कि आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैं चाप लगा रहा हूं। इसके बाद अब बिंदु R पे रख के उतना ही फैला रहने दीजिए। ठीक है, अब बिंदु R पे रखिए और ऊपर वाले चाप को काटिए। अगर नहीं कट रहा है तो इसको रिवर्स करके इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए तो कट जाएगा। ठीक है, तो कट गया। और ठीक उसी तरीके से R पे ही रख के उतना ही फैला रहेगा प्रकार, और R पे ही रख के हम नीचे वाले चाप को काटेंगे। ये देखो, ये कट रहा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, ये कट गया। तो अब जहां पे ये क्रॉस आ रहे हैं उस पे हम एक छोटा सा बिंदु रखेंगे ताकि हम पॉइंट केंद्रित कर सके कि कहां पे है, और यहां भी एक छोटा सा बिंदु रख देते हैं। ये देख लो। इसके बाद हम स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो ये देखिए, स्केल की सहायता से हम दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। कैसे? डैश डैश वाली लाइन से, ध्यान रखना क्योंकि ये काल्पनिक लाइन है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मिला दिया। अब जहां पे ये कट रहा है यहां पे हम जो है संख्या रेखा का 0 मानेंगे, और इस तरफ 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3। तो अभी तक जो भी किया है, पहले तो हम इनको PQ नाम दे देते हैं। PQ तो ऑलरेडी है, तो इसको हम क्या नाम दे दें, XY नाम दे देते हैं इस लंबवर्धक को। ठीक है, X और नीचे Y। अब यहाँ पे हम लिखेंगे भी वही चीज,
पी क्यू रेखाखंड का लंबवर्धक एक्स वाई खींचा, तो आपको दिख भी रहा है ये एक्स वाई। अब हमने खींचने के बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम जो है यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, और अगर नंबर अभी नहीं देना है तो हम एक काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको केंद्र मानकर और ओपी त्रिज्या लेकर, ये देखो ओपी त्रिज्या मतलब ओपी के बराबर प्रकार को फैलाकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ये देखो ये फैला लिया हमने प्रकार। अब हम इसको घुमा देंगे ऐसा ताकि अर्धवृत्त बन जाए। ध्यान रखना इस तरफ कोई भी त्रिज्या नहीं लेना, हमें इस तरफ लेना है। या तो हम ओ आर को ले सकते हैं या ओपी को, तो मैं ओपी को ही रख के आपको बता देता हूं। ये देखो ये हमने ओपी के बराबर ले लिया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ओके। अब इसको घुमाते हैं ताकि एक अर्धवृत्त बन सके। थोड़ा कैमरे के कारण मैं सही तरीके से नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन फिर भी समझने के लिए सही रहेगा। ये देखिए ये अर्धवृत्त बन गया, ठीक है, दिख रहा है आपको अर्धवृत्त। बस इतना ही अर्धवृत्त मैंने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, अर्धवृत्त के बारे में। तो लिख लेते हैं कि ओ केंद्र मानकर तथा ओपी त्रिज्या लेकर, ओ केंद्र तथा ओपी त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। इतना काम कर लिया अपन ने, ठीक है। अब अर्धवृत्त बना लिया, अब क्या करना है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो क्यू बिंदु है इसको देखते हैं। क्यू बिंदु पर चांदा रख के हम 90 डिग्री का कोण देखेंगे कि क्यू से, क्योंकि हमें एक सीधा लंब खींचना है, तो हमने क्यू पे चांदा रखा ताकि हम क्यू पे लंब बना सकें। और 90 डिग्री पे हमने यहां देखा कि ये 90 डिग्री इस तरफ है, ठीक है। और हमने ये आधार भी मिला लिया था, बिंदु भी मिला लिया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये है। अब हमने क्या किया कि क्यू और इस पॉइंट को मिला दिया ताकि लंब मिल सके, ठीक है। लंबवर्धक भी खींच सकते हैं तो भी लंब मिल जाएगा, लेकिन ये भी तरीका है। तो ये हमने देखा कि यहां से भी खींच सकते हैं, बट मैंने यहां से खींचा, वृत्त से जो कनेक्ट हो रही है तो लंब ही, लंब तो कितना भी ऊपर बढ़ाते जाओ, लेकिन यहां वृत्त से जो कनेक्ट हो रही है, ये जो हाइट आई है यही है √9.3 के लिए। लेकिन इस हाइट को हमें इस लाइन पे दिखाना होगा। तो हमने कहा बहुत आसान है, ये हाइट देख लो कितनी है, इतनी है ना, ये हाइट इतनी है। तो यहां रख के उतनी ही हाइट का चाप लगा दो, तो ये आया यहां पे। तो इसको हम सी नाम दे देते हैं, और जो ओसी दूरी है वही है √9.3। इतना प्रोसेस था इसका। अब इसको लिख लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट हमने क्या किया था, अर्धवृत्त बनाने के बाद अर्धवृत्त बना दिया। अब यहां पे हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए जेड। तो जेड क्यू लंब खींचा, ठीक है, क्यू से, या हम लिख सकते हैं जेड क्यू लंब है जो वृत्त को जेड पर मिला है। बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है, वृत्त को कहां मिला है, जेड पर मिलता है। अब जेड क्यू ही कितना होगा, जेड क्यू बराबर √9.3 होगा। अब छठवां पॉइंट है, जेड क्यू के बराबर प्रकार को फैलाकर ओ केंद्र मानकर रेखाखंड और रेखाखंड क्या था, पी क्यू पर
चाप लगाया, लगा दिया चाप। आता है या जो रेखाखंड को किस पे मिलता है, सी पे मिलता है, सी पर मिलता है। अतः OC कितना होगा, √9.3 होगा। यही करना है, बस इतना ही है। तो ये हो गए रचना के चरण या निरूपण के पद। आप इसको बस ध्यान रखो, आपको पूरा स्टेप याद रहेगा क्या क्या किया था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ये है थोड़ा सा नीचे। अब चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अगर फिर भी थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना, पीछे ले जाके वीडियो, दोबारा में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहली बार में आपको पता नहीं था कि क्या प्रोसेस होने वाली है, तो दोबारा में आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन सबका प्यारा दुलारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, हर का परिमेयकरण करना भी आप सीख जाओगे आज के वीडियो में। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1/√7। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे 1/√7। उसके बाद लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले आप जो लिखा है उसको लिख दो, और जो हर है, देखो ऊपर का अंश कहलाता है और नीचे का हर है, तो गुणा लगाओ पहले, और जो नीचे लिखा है उसका, उसी का अंश और हर में गुणा फिर से कर दो, यानी √7 जो नीचे लिखा था उसका गुणा अंश में भी हो गया और उसका गुणा हर में भी हो गया। इसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण, यानी जो भी नीचे दिया गया है उसका गुणा अंश व हर में कर दो, बस इतना ही है हर का परिमेयकरण, कुछ ज्यादा नहीं है। अब गुणा करोगे तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का होता है, तो √7 का 1 में करोगे तो √7 एकम √7 ही आएगा, और बटे में √7 का √7 में होगा तो 7 बाहर आ जाएगा। मैं बता चुका हूं क्यों आएगा, क्योंकि समान संख्या करनी में है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है, और इसको हल करेंगे, ज्यादा हल करेंगे तो ये भी वापस आ जाएगा, तो यहीं पे छोड़ देते हैं और ये आंसर ले लेते हैं। ये अपना पहला उत्तर हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया अपना पहला आंसर, ठीक है। ये वाला पेन सही नहीं चल रहा है, इसको बदल देते हैं। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं आराम से, यहां पे। ये देखिए, अब हम इसको हल करेंगे तो पहले क्या लिखना होता है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। मैं उसी तरीके से करा रहा हूं जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, 1/√7 माइनस √6। अब लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे तो कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया है कि पहले जो लिखा है उसी को लिख लो, 1/√7 माइनस √6, फिर लगा दो गुणा का चिन्ह, और हर का परिमेयकरण करते समय अगर बीच में माइनस आ गया तो वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, बस। तो -6 है तो वो प्लस हो जाएगा, और जो ऊपर है वही नीचे आएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। यानी आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे क्या था, पहले सवाल में क्या था, पहले सवाल में कोई माइनस प्लस नहीं था, तो जो नीचे है उसी का गुणा ऊपर और नीचे हो गया।
लेकिन दूसरे सवाल में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस। तो जो हर में माइनस है उसका चिन्ह बदलेगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और जो कुछ ऊपर लिखा है जिसका गुणा अंश में होगा उसी संख्या का हर में भी होगा। फिर यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेंगे कि जैसे यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नहीं। एक बार यहां देख के चिन्ह बदल दो। अगर माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो, उसके बाद नहीं देखना है। उसके बाद जो चिन्ह रहेगा वही नीचे आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे, ऊपर का ऊपर गुणा करोगे तो यहां पे एक जब भी रहे तो यही संख्या आती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √6 बटे, ये यहां पे देख लो, एक बार वही संख्या माइनस में है, एक बार वही संख्या प्लस में। देख लो √7 √6 लेकिन यहां माइनस में और यहां प्लस में। क्लियर है ना? तो फिर क्या करोगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक सर्वसमीका होती है कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप उसको लिख सकते हो a² माइनस b², लिख सकते हो ना। तो यहां पे बताओ, a का वर्ग करोगे यानी 7 का वर्ग, 7 बाहर आ जाएगा। 6 का वर्ग करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा। आपको मालूम है ना √7 का वर्ग करने से क्या होगा, a वर्ग करोगे ना √7 का वर्ग तो 7 बाहर आ जाएगा। यानी कि इसको √7 गुणित √7 लिखोगे तो 7 बाहर नहीं आ जाएगा इस तरीके से। वैसे ही √6 का होगा। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा के लिए याद रखो क्योंकि आपको आगे जाके भी मैथ करनी है। तो कभी भी इस तरीके से रूट में दिया हो तो √7 का √7 में किया तो 7 बाहर, √6 का √6 में किया तो 6 बाहर, डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि हो ये रहा है लेकिन आपको वो सोचना ही नहीं है, आप शॉर्ट में कर पा रहे हो। ठीक है, ये तरीका रहता है। अब 7 में से 6 गया तो एक ही बचेगा ना। तो ऊपर का तो ज्यों कहते हो √7 प्लस √6, नीचे एक बचेगा, एक लिखना ना लिखना एक ही बात है। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें भी हमें वही करना है। ठीक है, क्या करोगे, इसको लिख लो 1/√5 प्लस √2। अब लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण करोगे तो इसको लिख लो पहले तो 1/√5 प्लस √2। अब गुणा का चिन्ह लगा लो। ठीक है, और ये मैंने आपको क्या बताया था कि अगर प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी √5 माइनस √2, और जो ऊपर है वही नीचे लिखोगे √5 माइनस √2। अब बस कुछ नहीं करना है, इसका एक में करोगे तो उतना ही आएगा, √5 माइनस √2 और बटे 5 का 5 में करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस, और 2 का 2 में करोगे तो 2 बाहर। ये तरीका अपना लो, बस ज्यादा टेंशन मत लो इसमें, सर्वसमीका के बारे में सोच लो बस। ठीक है, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3, और यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान है। देखो कैसे, सबसे पहले हमने ये लिखा। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण करोगे तो गुणा लगाओगे, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2। ऐसे ही करते हैं ना, जो ऊपर है वो नीचे। अब इसका एक में गुणा करोगे तो वही आएगा, √7 प्लस 2, और नीचे क्या होगा, √7 का √7 में करोगे तो 7 आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस का माइनस, और 2 दूनी 4। तो क्या बचेगा, √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। बेसिकली सर्वसमीका भी आप ध्यान रख सकते हो कि एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो a वर्ग माइनस b वर्ग आएगा वही। ठीक है, तो 7 का वर्ग होगा तो 7 बाहर आ जाएगा, और 2 का वर्ग क्या होगा, 4। √7 का वर्ग है ना, तो 7 बाहर आएगा, और 2 का वर्ग कितना है, 4, वही आएगा ना। तो चाहे डायरेक्ट कर दो, 7 का 7 में 7 बाहर,
2 का 2 में 2 दूनी 4, क्योंकि अंडर रूट नहीं है ना तो बाहर नहीं आएगा, सीधा गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, और प्लस माइनस का माइनस, अलग अलग चिन्हों का माइनस ही होता है। तो ये चीज है, और इस तरीके से ये प्रश्नावली भी हमने समाप्त की।